Dear students, I am teaching you your first chapter, Crop Production and Management. In this sequence, our next topic is storage of food grains. You know very well that crops are seasonal to provide food grains throughout the year, and at every place in the country, these are kept in storage. It means to say that पूरे साल भर पूरे देश में हर जगह इस अनाज की पहुंच के लिए, अनाज को पहुंचाने के लिए जितने भी ये फसलें होती हैं, इनको एक स्टोरेज में सुरक्षित तरीके से रखा जाता है. हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स कंटेन मोर मॉइस्चर. जो हार्वेस्टेड यानी कटे हुए जो फूड ग्रेन्स अनाज से डायरेक्ट आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, यानी नमी होती है. मॉइस्चर प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फंजाई एंड मोल्ड्स ऑन ग्रेन्स एंड स्पॉइल द फूड ग्रेन्स. If there will be moisture in the grains, this will cause the growth of fungi and molds, and it can spoil the food grains. Moisture होगा तो ये जो भी ग्रेन्स हैं उनके अंदर फंजाई और मोल्ड्स जो होते हैं, इनकी ग्रोथ में सपोर्ट करेगा मॉइस्चर, और ये पूरे फूड ग्रेन को स्पॉइल कर सकता है, यानी ख़राब कर सकता है. Therefore, the food grains should be dried before storage. So, इन सारे फूड ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले इनको ड्राई कर देना चाहिए. ड्राई कर दिया जाता है, अच्छी तरह से इसको सनलाइट में सुखा दिया जाता है. Before the food grains are stored, they are dried in the sun to remove the excess moisture. The dried food grains are then stored in a suitable storage. On domestic level, food grains are stored in small containers made of tin coated iron or mud clay. Mean to say that domestic level यानी घरों में जो ये फूड ग्रेन्स हार्वेस्टिंग के बाद आते हैं, उनको छोटे कंटेनर्स में जो टिन या लोहे के बने हुए होते हैं, या गांव विलेज एरियाज़ में ये मिट्टी के बने हुए होते हैं, उनमें अच्छी तरह से सुखा करके सुरक्षित किया जाता है. एंड ऑन कमर्शियल स्केल, food grains such as wheat, rice, gram, etc. are stored either in gunny bags or in grain silos. यानी कॉमर्शियल स्केल पर, यानी बड़े पैमाने पर जहाँ पे इन फूड ग्रेन्स को कंजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, जस्ट लाइक वीट, राइस, ग्राम, इनको या तो गनी बैग्स में डाल देते हैं, या ग्रेन साइलोस मीन्स बिग सिलेंडर्स, बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं. यू कैन एबल टू लुक इन द डायग्राम. इनमें इन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके अच्छी तरह से रखा जाता है ऑन कॉमर्शियल लेवल. When the quantity of food grains to be stored is very large, then it is stored in grain silos. I have already told you, यानी जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है तो इसको ग्रेन साइलोस में रखा जाता है. यानी ये बड़े बड़े कंटेनर्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े यू कैन से पिलर्स बनाए जाते हैं, जो अंदर से पूरी तरह से हॉलो होता है, और उसी के अंदर इसको सारी फूड ग्रेन्स को भरा जाता है. ओके, नाउ you can able to watch grain silos are specially designed tall cylindrical storage structures. These silos can store different stocks of food grains at different levels. The required food grain can be taken out from the openings provided in these silos. I have already told you about the grain silos. Now our next topic is cold storage. Perishable food materials have very short shelf life under ordinary conditions. Perishable means such type of food materials get spoiled in short time. ऐसे फूड मटेरियल्स जो बहुत ही कम टाइम में ख़राब हो जाते हैं, उनको बोलते हैं पेरिशेबल फूड मटेरियल. These food materials can be stored safely at low temperature.
Lowering of temperature helps in increasing their shelf life due to the following reasons. We will discuss about these food materials stored safely at low temperatures, because when temperature will be low, the growth of bacteria, yeast, molds and inhibits the action of enzymes present in the food materials. And low temperature also helps the food materials to retain their nutritive value. अपने घरों में आपने देखा है, लो टेम्परेचर मीन्स फ्रीज़ में अगर हम कोई सामान रख देते हैं तो ज़्यादा दिनों तक सब्जियां हैं या जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिन तक चलती हैं और ख़राब नहीं होती हैं। उसी तरह से कोल्ड स्टोरेज बड़े पैमाने पर भी इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है, जिसमें पेरिशेबल फूड मटेरियल्स को रखा जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बफर स्टॉक। Crops are seasonal. The crop yield depends upon many factors. Agriculture in our country depends heavily on rains. You know very well that हमारी कंट्री में जो फसल की पैदावार है वो ऑलमोस्ट बरसात पर डिपेंड होती है। When the monsoon rains are good, we have a bumper crop. When the monsoon fails, many areas in our country suffer from severe drought and the crop production is poor. Mean to say that मानसून अगर अच्छा है, बारिश अगर अच्छी है तो बम्पर क्रॉप होती है, यानी बहुत बड़ी पैमाने पर क्रॉप्स की पैदावार होती है। और अगर मानसून फेल है यानी सूखे जैसी स्थिति बनती है या कम बारिश होती है तो हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर है वो सफ़र कर जाता है और एक बड़े सूखे की संभावना बनती है और क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही पुअर होती है। समटाइम्स हैवी रेन्स may cause flooding of agriculture field and crops get destroyed or damaged. If there is heavy rain, then crops get destroyed because of flooding. Thus, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है यानी फसल की जो पैदावार है वो हमारी कंट्री में वेरी करती है ईयर टू ईयर। ज़रूरी नहीं कि हर साल हमारे यहाँ पैदावार उतनी ही अच्छी हो। ओके, टू इंश्योर दैट द फूड ग्रेन्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर एंड एट every place in the country, it was planned by the government to build a huge reserve stock of food grains to meet the emergency requirements. Mean to say that साल भर की जो पैदावार होती है उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट एक बड़ा स्टॉक फूड ग्रेन्स का अपने पास एमरजेंसी के लिए हमेशा बचा करके सुरक्षित करके रखती है। The huge reserve stock of food grains built by the government by purchasing food grains from the farmers is called buffer stock of food grains. और ये स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स कैसे बनता है? जो सरकारें होती हैं, गवर्नमेंट होती है, वो इन फूड ग्रेन्स को, अनाज को डायरेक्ट फार्मर से, किसानों से खरीदती है और एक बड़ा स्टॉक तैयार करती है फूड ग्रेन्स का। इसी को बोलते हैं बफर स्टॉक। आवर कंट्री हैज़ अ वेरी फेवरेबल बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। सच अ बफर स्टॉक also helps to maintain price line of the food grains in the open market. और जब ये बफर स्टॉक अनाज का गवर्नमेंट के पास इफ़रात मात्रा में होता है, एडिक्वेट मात्रा में होता है, देन जो प्राइस लाइन होती है ओपन मार्केट में वो भी हमेशा मेंटेन रहती है और जो काला बाज़ारी है उससे हम सब बचे रहते हैं। ओके, up to here we must have to know that manures and fertilizers are used to maintain the fertility of the soil. First topic. Second, fertilizers are classified on the basis of the nutrients that they supply to the soil. Weeds are removed either by hand picking
or destroyed by using weedicides. Crops can be protected from pests, insects by spraying pesticides or insecticides on them. After harvesting, grains are separated from the chaff and hay by winnowing or by using threshers. Grains should be dried in sun before storage. The sun-dried grains can be stored in gunny bags, grain cellars, and large containers made of iron sheets. Our next topic from this chapter is food grains from animals sources. It's foods from animal sources. You will learn something about the animals and the food items they provide us in the following section. In this section, you are going to learn about such type of foods that is provided to us by animals. इस सेक्शन में अब हम उन फूड मटेरियल्स के बारे में, उन फूड्स के बारे में पढ़ेंगे जो एनिमल्स के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं. डेयरिंग. Plants and animals are the major sources of our food. You know very well. Milk is an important food material for us. We obtain milk from animals such as cow, buffalo, goat, and sheep. And the main point that rearing cattle for producing milk and milk products on large scale is called dairying. क्या है dairying? पशुओं का पालन, पशुपालन, जिससे कि हमें मिल्क मिल सके और मिल्क प्रोडक्ट्स मिल सके एक बहुत बड़े पैमाने पर, इसी को बोलते हैं डेयरिंग. You are looking in the diagram two varieties of cow, and these are the milk products that is obtained by the milking animals. And you know that milk, curd, cheese, butter, ghee, khoya, ice cream, kulfi, these are some dairy products. Dairy products means the product that is made up from milk. Now let's discuss about the poultry. Poultry includes birds like chicken, hen, duck, geese, and turkey, commonly known as fowls. These birds are good source of animal food in the form of eggs and meat. Eggs and meat are rich in proteins. You know very well that egg and meat are rich in protein. Eggs और मीट में प्रोटीन की बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है. और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें बर्ड से मिलते हैं, ये हमें एनिमल से मिलते हैं. Rearing and breeding of poultry for eggs and meat is called poultry farming. यानी rearing and breeding of poultry for eggs. ये जो कुछ एक बर्ड्स के नाम हमने आपको बताए, चिकन, hen, डक, गीस, टर्की, इनका पालन जब हम करते हैं एग्स और मीट के लिए एक बड़े पैमाने पर, तो इसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग. एंड द प्लेस वेयर पोल्ट्री आर रेयर्ड ऑन लार्ज स्केल आर कॉल्ड पोल्ट्री फार्म्स. आपने अपने आसपास ज़रूर इस तरह के पोल्ट्री फार्म्स देखे होंगे जहाँ पे ढेर सारी इस तरह की चिकन और हेंस को पिंजरे बना करके रखे जाते हैं और एक बहुत बड़े से हाउस में इसको प्रोटेक्ट किया जाता है. उनके लिए हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं, है ना. यू आर एबल टू लुक इन द डायग्राम द पोल्ट्री फार्म. Fowl lay eggs and sit on the eggs for about 21 days. This period is called hatching period. After this period, the egg crack and the chicks come out. The process during incubation is called natural hatching. During hatching, the poultry provides the necessary moisture and warmth to the eggs. In big poultry farm, hatching is done in incubators. The temperature and moisture in incubators are controlled. यानी पोल्ट्री फार्म्स में
और यू कैन से जहाँ पोल्ट्री फार्मिंग होती है वहाँ पे ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है जो इन बर्ड्स के लिए, जो इनके एग्स के लिए बिल्कुल फेवरेबल हो. ओके. एंड व्हाट इज़ पोल्ट्री केयर? Poultry requires good care for food, shelter and disease control. Mean to say that poultry farms में उनकी केयर भी बहुत अच्छी तरह से की जाती है, जहाँ पे उनको शेल्टर, फूड और डिजीज़ कंट्रोल इन सब का ध्यान दिया जाता है. समय समय पर इनका चेकअप होता है और अच्छी तरह से इनकी केयर की जाती है कि इन्हें किसी भी तरह की डिजीज़ ना लगे. Dear students, that's all for the topic. We will meet again tomorrow with the rest part of the chapter.